नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। फिलहाल हम क्लास 12 की इंग्लिश की बुक विस्तार के सेकंड चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे, दैट इज़ द टाइगर किंग। और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने इसका हाफ पोर्शन कवर कर लिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे महाराज विभीषण की आइडियोलॉजी इस चैप्टर के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है, उनकी सलाह इस चैप्टर के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। और मैंने आपको बताया था स्टोरी का ओवरव्यू, स्टोरी के इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स का भी हमने डिस्कशन किया था, और साथ ही साथ हमने स्टोरी के फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 का फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको बताया था। और उसका बचा हुआ पोर्शन मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा स्टोरी के फेज़ 4, फेज़ 5 का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा कैरेक्टर मैप, ताकि आप पूरी स्टोरी को रिकनेक्ट कर पाएँ। और आखिर में मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज क्विक रिवीजन, जिससे कि जिन्होंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है वो इस क्विक रिवीजन की हेल्प से स्टोरी का ओवरव्यू समझ जाए। तो बिना किसी देर के चलिए पता लगाएं। तो फेज 4 की शुरुआत करते हुए राइटर ये लिखते हैं कि महाराजा की जो टाइगर हंट थी वो सक्सेसफुली चल रही थी, और इस सक्सेसफुल टाइगर हंट में महाराज ने महज 10 साल के अंदर ही अंदर 70 बाघों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन 70 बाघों को मारने के बाद अचानक उनके मिशन में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने उनके मिशन को रोक दिया। हुआ यूं कि टाइगर्स की जनसंख्या प्रतिबंधपुरम में खत्म हो गई। अब इसके बाद राइटर थोड़ा आयरोनिकल वे में ये लिखते हैं कि किसी को नहीं पता कि ये जनसंख्या टाइगर्स की कैसे खत्म हो गई। क्या उन्होंने बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन कंट्रोल करना शुरू कर दिया है, या उन्होंने हाराकिरी परफॉर्म करना शुरू कर दिया है। या हाराकिरी टर्म एक स्पेशल टर्म है यहाँ पर। इसका मतलब मैं आपको ये बताता हूँ कि हाराकिरी एक ऐसा रिचुअल है, एक ऐसा जैपनीज रिचुअल है जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी इज्जत को बचाने के लिए, अपने ऑनर को बचाने के लिए, अपने सम्मान को बचाने के लिए सुसाइड करता है। तो इस वर्ड की हेल्प से राइटर ये कहना चाहते हैं कि क्या टाइगर्स ने भी अपनी इज्जत को, अपने सम्मान को बचाने के लिए सुसाइड कर लिया है। और इसके बाद लिखते हैं कि क्या इन सब के अलावा कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि वो किसी दूसरे राज्य में भाग गए हों, ताकि वो महाराज की गोली से बच जाएं और किसी दूसरे ब्रिटिशर के हाथों मारे जाएं, उनकी गोली का ही शिकार बने। ऐसा राइटर एक आयरोनिकल वे में कहते हैं, मजाकिया वे में कहते हैं। और इसी सब के दौरान जब महाराज ने 70 बाघों को मार दिया था, तो अभी भी उनकी लिस्ट में 30 टाइगर्स और बचे थे, क्योंकि उन्हें 100 टाइगर्स को मारना था। और इसी ओर ध्यान देते हुए एक दिन महाराजा ने दीवान साहब को बुलवाया और उनसे पूछा कि दीवान साहब, क्या आपको पता नहीं है कि अभी मेरी लिस्ट में 30 टाइगर्स और बचे हुए हैं जिन्हें मेरी गोली का शिकार बनना है। और ऐसा उन्होंने अपनी गन को उनकी तरफ दिखाते हुए, धमकाते हुए पूछा। और जैसे दीवान साहब ने उस गन को देखा वो डर गए। हड़बड़ाहट में वो चिल्ला उठे, हे महाराज, मैं कोई बाघ नहीं हूँ। इस पर महाराजा ने कहा कि किस बेवकूफ़ ने तुम्हें बाघ कहा है। दीवान साहब ने अपने ही ख्याली पुलाव पकाए और ये सोचने लगे कि अगर महाराज मुझे कोई बाघ नहीं समझ रहे हैं तो हो सकता है कि महाराज एक गन समझ रहे हो। और इसीलिए वो चिल्लाए कि नहीं नहीं महाराज, मैं एक बंदूक भी नहीं हूँ, मैं कोई गन भी नहीं हूँ। अब इसके बाद महाराजा फिर से दीवान साहब पर चिल्लाए और कहने लगे कि ना ही आप कोई बाघ हैं और ना ही कोई गन है दीवान साहब, मैंने आपको यहाँ किसी दूसरे काम से बुलाया है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं शादी कर लूँ। अब जैसे ही महाराजा ने ये डिसाइड किया कि वो शादी करने वाले हैं, ये सुनकर तो दीवान साहब और भी हड़बड़ा गए और एक बेतुके अंदाज में कहने लगे कि महाराज, मेरी तो पहले से ही 2 बीवियाँ हैं, और अगर अब मैं आपसे शादी करूँगा तो। अब इस पर महाराजा ने चिल्लाते हुए बोला कि क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, मुझे तो जिसकी ज़रूरत है वो एक टाइगर की है। अब इस पर दीवान साहब ने बोला कि हे महाराज, एक बार आप फिर से सोच लीजिए, क्योंकि आपके पूर्वजों ने तो तलवारों तक से शादी कर ली है। अगर आप चाहें तो इस गन से शादी कर लीजिए। एक टाइगर किंग ही हमारे राज्य के लिए बहुत है, हमें किसी टाइगर क्वीन की ज़रूरत नहीं है। अब ये सुनते ही महाराजा जोर से हंस पड़े और कहने लगे कि ना ही मैं किसी बाघ से शादी करने की सोच रहा हूँ और ना ही किसी गन से। मैं तो बस सोच रहा हूँ कि मैं किसी एक ऐसी लड़की से शादी कर लूँ जिसके राज्य में टाइगर्स की पॉपुलेशन अच्छी खासी हो। और इसके बाद महाराजा ने दीवान साहब को ये टास्क दिया कि पहले आप एक लिस्ट बनाइए जिसमें कि पड़ोसी राज्यों को उस हिसाब से प्लेस कीजिए जैसे कि उनके राज्यों में टाइगर्स की पॉपुलेशन हो। और इसके बाद दूसरा टास्क ये दिया कि लिस्ट तैयार होने के बाद आप उन राज्यों में जाएं और फिर आप वहाँ पता लगाइए कि क्या वहाँ पे कोई रॉयल फैमिली की ऐसी गर्ल है, ऐसी कोई प्रिंसेस है जिससे मैं शादी कर सकूँ। महाराजा ने दीवान साहब को ऐसा टास्क इसलिए दिया क्योंकि वो जानते थे कि अगर एक बार ऐसे स्टेट में शादी हो गई तो उन्हें वहाँ मौका मिल जाएगा बाकी अपने बचे हुए टाइगर्स को मारने का। और ऐसा टास्क मिलते ही दीवान साहब ने उनके ऑर्डर्स को फॉलो किया और उन्होंने एक लड़की ढूंढ निकाली जिसके राज्य में बहुत सारे टाइगर्स थे। अब यहाँ पे उस राज्य का नाम नहीं बताया गया। तो हम इसके आगे स्टोरी कंटिन्यू करते हैं कि अब शादी के बाद हमारे महाराज जंग बहादुर जब भी अपने फादर इन लॉ, जब भी अपने ससुर के घर जाते थे तो वहाँ पर 5 या 6 टाइगर्स को मौत के घाट पर उतार कर ही आते थे। और ऐसा करते करते इन्होंने 99 टाइगर्स को मार दिया और इन्हीं 99 टाइगर्स की खालें उस प्रतिबंधपुरम पैलेस की दीवारों की शोभा बढ़ाने लगी और अब उनकी लिस्ट में सिर्फ एक ही टाइगर बचा हुआ था। और इसी के साथ ये फेज़ 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है और अब हम नेक्स्ट बात करेंगे अपने फेज़ 5 की।
अब फिफ्थ को स्टार्ट करते हुए राइटर ये लिखते हैं कि अब महाराजा की चिंता बढ़ने लगी थी, क्योंकि उनके 100 टाइगर्स वाली लिस्ट को पूरा करने में बस एक ही टाइगर को मारने की कमी थी, और वो रात दिन इसी ख्याल में डूबे रहते थे कि कैसे उस आखिरी टाइगर को मारा जाए। अब उनकी चिंता क्यों हुई? क्योंकि उनके फादर इन लॉ के राज्य में भी टाइगर्स की संख्या खत्म हो चुकी थी और एक टाइगर को ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो चुका था, क्योंकि कहीं भी वो लास्ट टाइगर नहीं मिल रहा था। लेकिन अब ज़रूरत तो थी एक टाइगर की, और वो सोचने लगे कि अगर वो उस लास्ट टाइगर को भी मार दें, उस लास्ट बीस्ट को भी मार दें, तो महाराजा को कोई डर नहीं रह जाएगा, वो अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो टाइगर हंटिंग हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दें। नेक्स्ट पैराग्राफ में राइटर ये लिखते हैं कि उन्हें उस लास्ट टाइगर से काफ़ी ज़्यादा सावधान रहना होगा, क्योंकि उन्हें उस चीफ एस्ट्रोलॉजर की बात याद आ गई जो उन्होंने महाराजा को बताई थी कि भले आप 99 टाइगर्स को मार दें, लेकिन आपको 100 टाइगर से बीवेयर रहना होगा, सावधान रहना होगा। और महाराजा उनकी इस बात को अब अंदर ही अंदर सही भी मानने लगे, क्योंकि चाहे जो भी हो, टाइगर आखिरकार है तो एक जंगली जानवर ही, खूंखार जानवर ही, जिससे किसी को भी खतरा हो सकता है, और हर किसी को इससे सावधान तो रहने की ज़रूरत है ही। लेकिन अब ये 100 टाइगर मिले तो मिले कहाँ? अब इसके बाद वाली लास्ट लाइन में दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक बहुत ही अच्छे लिटरेसी डिवाइस का यूज़ किया गया है, जिसे हम हाइपरबोल के नाम से जानते हैं। लास्ट लाइन ये कहती है कि इट सीम्ड इजियर टू फाइंड टाइगर्स मिल्क देन अ लाइव टाइगर, यानी कि इसका मतलब ये है कि टाइगर का दूध मिलना भले ही आसान हो जाए, लेकिन एक जिंदा टाइगर मिलना बहुत ही मुश्किल। इस लिटरेसी डिवाइस हाइपरबोल में होता कुछ यूँ है कि किसी भी एक मुश्किल सिचुएशन को कंपेयर कर दिया जाता है एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी सिचुएशन से, और ऐसे ही वो लिखते हैं कि टाइगर का दूध मिलना भले आसान हो जाए, लेकिन जिंदा टाइगर ढूंढना तो नामुमकिन सा दिख रहा है। और क्योंकि उन्हें वो लास्ट टाइगर नहीं मिल रहा था, इसीलिए महाराजा गम में डूब गए, महाराजा दुखी हो गए। लेकिन जल्दी उनका दुख खत्म हो गया, भाग गया, क्योंकि उन्हें जल्दी एक खुशखबरी सुनने को मिली, क्योंकि उनके राज्य के पहाड़ी इलाकों में भेड़ें गायब होने लगी, शीप गायब होने लगी, और सबने ये अंदाजा लगाया कि ये खादर मियाँ साहब और वीर स्वामी नायकर का काम तो हो नहीं सकता। दोनों की मैं आपको स्पेशलिटी बताता हूँ इन दोनों पर्सनैलिटी की, कि इनको ऐसा माना जाता था कि ये एक भेड़ को, पूरी की पूरी भेड़ को ये निगल सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने अंदाजा लगाया वहाँ के लोगों ने कि ये इन दोनों का तो काम है नहीं, और उन्हें सोचा कि ये एक टाइगर ही है जो अपने काम पर लगा हुआ है। और ऐसा सोच कर ही वहाँ के विलेजर्स ने, वहाँ के गाँव वासियों ने महाराजा को ये खबर सुनाई, और ऐसी महान खुशखबरी मिलने पर महाराजा ने वहाँ के विलेजर्स को एक इनाम भी दिया। उन्होंने वहाँ के टैक्स को फ्री कर दिया था अगले 3 साल तक, और महाराजा उस लास्ट टाइगर को मारने के लिए निकल पड़े थे। जिस लास्ट टाइगर का वो सब होप कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, वो तो मिलना मुश्किल हो चुका था, और ऐसा लग रहा था कि वो लास्ट टाइगर ने जानबूझकर खुद को इस तरह से छुपा लिया ताकि महाराजा ढूंढ ना पाए, और महाराजा ने सोचा कि वो टाइगर उनका मजाक उड़ा रहा है। लेकिन महाराजा भी अपने एम में काफ़ी फोकस हो चुके थे, अपने निश्चय में काफ़ी दृढ़ हो चुके थे, और उन्होंने ठान लिया कि जब तक उस टाइगर को मार नहीं देते वो उस जंगल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और जैसे जैसे दिन बीतते गए, महाराजा का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ता गया, और वो जिद्दी होने लगे, और उनके इसी गुस्से के कारण काफ़ी ऑफिसर्स ने तो अपनी जॉब को भी खो दिया, अपनी नौकरी को भी खो दिया। और नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं कि वन डे, यानी कि एक दिन, जब उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था, तब महाराजा ने दीवान साहब को बुलवाया, और जो खुशखबरी सुनने पर उन्होंने 3 साल का टैक्स माफ़ कर दिया था, अब उसके अपोजिट में उन्होंने एक और ऑर्डर पास किया कि जो लैंड टैक्स है उसको डबल कर दिया जाए। मतलब महाराजा अपना गुस्सा गाँव वासियों पर निकालने लगे थे, और दीवान साहब को ऐसा ऑर्डर देने के साथ ही उन्होंने उनसे कहा कि मेरा ऐसा ऑर्डर देने के बाद जब यहाँ के लोग निराश हो जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे, तब हमसे हमारा राज्य छीना भी जा सकता है, और हो सकता है कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के हाथों में चला जाए। और दीवान साहब, अगर आप अपना साथ मेरे इस काम में ना देना चाहते हो, अपनी रिस्पेक्ट को बचाना चाहते हो, तो आप अपनी पोस्ट को छोड़ सकते हैं, आप रिजाइन कर सकते हैं। अब महाराजा का ऐसा ऑर्डर सुनने के बाद दीवान साहब घर चले गए, और सोचने लगे कि महाराजा को जल्दी अगर कोई टाइगर नहीं मिला तो उसका नतीजा काफ़ी कैटास्ट्रोफिक, डिजास्टर्स हो सकता है। और ऐसा सोचते उनके अंदर एक उत्साह की उमंग भर गई जब उन्होंने अपने टाइगर को देखा। राइटर ये लिखते हैं कि दीवान साहब पीपल पार्क इन मद्रास से अपने लिए एक टाइगर एक पेट के तौर पर लाए थे, और जिसे उन्होंने अपने घर के अंदर छुपा रखा था ताकि टाइगर को महाराज मार न दे। और उस टाइगर को देखते ही वो खुश हो गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब क्या करना है। और इसी के साथ जब आधी रात में पूरा शहर सो रहा था, तब दीवान साहब और उनकी बूढ़ी पत्नी ने टाइगर को कार में बैठाया, और दीवान साहब ने खुद उस गाड़ी को, अपनी कार को सीधे उस जंगल में पहुंचा दिया जहां पर महाराजा शिकार कर रहे थे। और इसके बाद फिर एक यहाँ पे फनी इंसिडेंट आता है कि जैसे ही उन्होंने कार वहाँ पे रोकी और उस टाइगर को उतारने की कोशिश की, तो टाइगर अपने ही सत्याग्रह पे बैठ चुका था, क्योंकि वो वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दीवान साहब उसे खींचते खींचते थक हार गए थे, और आखिरकार उन्होंने उस टाइगर को धक्का ही दे दिया ग्राउंड पर, ज़मीन पर, और वो टाइगर गिर पड़ा। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कि ऑन द फॉलोइंग डे
यानी कि उसी दिन वही ओल्ड टाइगर जिसे दीवान साहब लेकर आए थे वो महाराजा के आजू बाजू घूमने लगा, अगल बगल घूमने लगा और जाकर उनके सामने एक ऐसे हम्बल तरीके से खड़ा हो गया जैसे उसे किसी ने सप्लाई किया हो महाराजा के शिकार बनने के लिए। और ऐसा लग रहा था मानो वो कह रहा हो मास्टर व्हाट डू यू कमांड ऑफ मी, यानी कि आपका मेरे लिए क्या हुक्म है। और उस टाइगर को देखकर महाराजा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने काफी सावधानी से उस बीस्ट पर, उस शैतान पर, उस जंगली जानवर पर निशाना साधा और फायर किया और इसी के साथ वो टाइगर एक ढेर में गिर पड़ा। और जैसे उन्होंने उस टाइगर को मार दिया ऐसा उन्हें लगा तो वो खुशी से चिल्ला उठे कि मैंने 100 टाइगर को भी मार दिया है, मैंने अपनी शपथ पूरी कर ली। महाराजा खुशी से भर चुके थे। असिस्टेंट्स को ऑर्डर दिया कि राजधानी में इसकी शोभा यात्रा निकाली जाए ताकि सब कोई देख सके, क्योंकि महाराजा ने उस प्रोफेसी को, उस प्रिडिक्शन को रॉन्ग प्रूफ कर दिया है। और ऐसा ऑर्डर देने के बाद वो जल्दी से अपनी कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। तभी हंटर वहाँ पर गए उस टाइगर की डेड बॉडी को लेने के लिए और उन्होंने पास से उस टाइगर को देखा और ये पाया कि वो टाइगर उन्हें देख रहा है अपनी आंखें को घुमाते हुए। अब वहाँ के हंटर समझ चुके थे कि ये टाइगर तो मरा ही नहीं है, महाराज का तो निशाना ही चूक गया और ये टाइगर सिर्फ बुलेट के शॉक से बेहोश हुआ है। अब वहाँ के शिकारियों ने सोचा कि अगर महाराजा को ये बात पता चल गई तो हमारी नौकरी चली जाएगी, हमें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और उन्होंने सोचा कि महाराजा को ये पता नहीं लगने देंगे कि उनका निशाना चूक गया है। और इसी आइडिया के साथ वहाँ के एक हंटर ने उस टाइगर पर निशाना साधा और फायर कर दिया और महाराजा की तरफ वो निशाना नहीं चुका और टाइगर मर चुका था। यानी कि उस लास्ट टाइगर को महाराजा ने नहीं, हंटर ने मारा था और अभी भी उनकी लिस्ट में एक टाइगर बचा हुआ था। और महाराजा के आदेश के अनुसार उस टाइगर की शोभा यात्रा निकाली गई और जहाँ पे उसे दफनाया गया, जहाँ पे उसे जलाया गया, वहाँ पर एक टॉम इरेक्ट किया गया, यानी कि उसकी समाधि बना दी गई, उसका मकबरा बनवा दिया गया। और इसी के साथ स्टोरी आगे फॉरवर्ड होती है कि कुछ दिनों ही बाद महाराजा के बेटे का 3रा जन्मदिन था और इससे पहले महाराजा ने सारा ध्यान अपना उस टाइगर हंटिंग पे दे रखा था और इसके सिवा उन्होंने किसी और काम पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि वो अपने बच्चे की ओर ध्यान देंगे और उसे एक स्पेशल गिफ्ट देंगे उसके बर्थडे पर। और इसी के साथ वो शॉपिंग पर निकल पड़े और प्रतिबंधपुरम की हर दुकान पर अपने बेटे के लिए एक स्पेशल गिफ्ट ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें कोई भी सूटेबल, कोई भी सही गिफ्ट नहीं मिल पा रहा था। लेकिन आखिरकार एक दुकान पर उन्होंने एक वुडन टाइगर, अब टाइगर किंग है तो उनकी पसंद तो ऑब्वियसली टाइगर की ओर होगी, तो उन्होंने एक दुकान पर एक वुडन टाइगर देखा और सोचा कि ये परफेक्ट गिफ्ट होगा क्राउन प्रिंस के लिए और वो इसे यही गिफ्ट देने वाले हैं। अब उस वुडन टाइगर की कॉस्ट सिर्फ कितनी थी, 2 आना एंड अ क्वार्टर, यानी कि 2.25 आना। आना यानी कि अभी आना यहाँ पर इंडियन करेंसी है जो काफ़ी ओल्ड टाइम में यूज़ की जाती थी और अब इसका कोई भी यूज़ नहीं होता है, अब रुपीज़ का यूज़ होता है, तो आना इंडियन करेंसी है। और उस टाइगर की कॉस्ट 2.25 आना थी। लेकिन शॉपकीपर ने दिमाग लगाया कि अगर वो महाराजा को इतना सस्ता रेट बताएगा तो हो सकता है कि महाराजा उसे इमरजेंसी के रूल्स में उसे पनिशमेंट दे दें। और अब आप लोग देखिएगा कि शॉपकीपर ने अपने सेल्फ डिफेंस में क्या दाव खेला। उसने महाराजा को बताया कि हे महाराज, ये कलाकारी का एक नायाब, एक अनोखा उदाहरण है और इसका ठीक ठीक दाम अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 300 रुपये है। जी हाँ, मतलब 2.25 आने से सीधा 300 रुपये। अगर आप मुझे 10-12 सेकंड दे तो मैं आपको इसका कंपैरिजन बताना चाहूँगा और अगर आपको ठीक ना लगे तो आप स्किप कर सकते हैं कि 1 रुपये में होते हैं 16 आने और 300 रुपये में उसी हिसाब से हुए 4800 आने। यानी कि अगर हम इसका परसेंटेज वाइज देखें तो शॉपकीपर ने उस वुडन टाइगर का रेट 2.25 लाख% ज़्यादा बता दिया। मतलब आप देखिए 100, 200, 1000, 10,000, 12,000 नहीं, सीधा लाख, और वो भी 2.25 लाख। वाह भाई वाह, क्या दिमाग लगाया है शॉपकीपर, सल्यूट है तुम्हें। और ऐसा सुनने के बाद ही महाराजा ने तुरंत कहा कि बहुत अच्छे, चलो ठीक है, ये तुम्हारी तरफ से क्राउन प्रिंस के लिए गिफ्ट होगा उसके बर्थडे के लिए। मतलब इसके बाद देखिए, लेकिन महाराजा ने उसे पैसे नहीं दिए, क्योंकि ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराजा ने कहा लेट दिस बी योर ऑफरिंग टू द क्राउन प्रिंस, यानी कि तुम्हारी तरफ से ये गिफ्ट होगा। और उस टाइगर को वहां से लेकर तुरंत ही चले गए और उसी दिन महाराजा और उनके बच्चे उस छोटे वुडन टाइगर से खेलने लगे। अब क्योंकि वो सिर्फ 2.25 आने का था, इसलिए उसकी क्वालिटी में तो काफ़ी गिरावट आनी ही थी और वो काफ़ी अनस्किल्ड कारपेंटर यानी किसी नौसीखे ने उसे बनाया था और इसका सरफेस काफ़ी रफ था और छोटे छोटे लकड़ी के फांस उस पर उभरे हुए थे। जैसा कि हम पॉर्क्यूपाइन में देखते हैं कि बड़े बड़े कांटे ऑल ओवर द बॉडी उसके ऊपर रहते हैं, वैसे ही छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े फांस की तरह उस टाइगर्स के पूरे शरीर पर थे और उसी में से एक फांस महाराजा की राइट हैंड में जा चुका। और ज़्यादा ध्यान न देते हुए उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड से उस फांस को निकाला और अपने प्रिंस के साथ, अपने क्राउन प्रिंस के साथ खेलने लगे। लेकिन अगले ही दिन महाराजा की उसी हाथ में इन्फेक्शन फैल गया और महज 4 ही दिनों में महाराजा का हाथ पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया और सुपरेटिंग सोर में कन्वर्ट हो गया। सुपरेटिंग सोर मतलब कि ऐसा घाव, एक ऐसा इंजरी जिसमें पस भर जाता हो। और इसीलिए 3 फेमस सर्जन मद्रास से बुलवा लिए गए और सोच विचार के बाद उन्होंने सोचा कि महाराजा को ऑपरेशन करना पड़ेगा और महाराजा का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। और जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ, तीनों सर्जन ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और ऐलान किया कि
ऑपरेशन सक्सेसफुल है। नहीं नहीं, आप क्या सोच रहे हैं, महाराज बच गए हैं? नहीं नहीं, महाराज मर गए हैं। उन्होंने ऐसा ऐलान किया कि द महाराजा इज़ डेड। देखिए फिर वही बात आगे, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये काफ़ी स्टोरी अनप्रेडिक्टेबल है। जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है, जो हम नहीं सोचते वही होता है। अब यहाँ पर हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो तीनों सर्जन उस एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन के सही होने की बात कर रहे थे। और इसी के साथ 100 टाइगर ने आखिरकार अपना बदला टाइगर किंग से ले ही लिया और इसी के साथ स्टोरी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आप सबको ये स्टोरी? महाराजा के अपने बिहेवियर के कारण ही वो अपनी डेथ के रिस्पॉन्सिबल बने, क्योंकि उनका ऐसा बिहेवियर था। तो इसलिए महाराजा के अनुयायी यानी उनके असिस्टेंट में भी काफ़ी डर हो चुका था। जैसा कि विभीषण महाराज ने बताया था कि महाराजा के डर से जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, उसके राज्य, उसके स्वास्थ्य, उसके धर्म का सबका नाश हो जाता है। क्योंकि अगर वो हंटर्स बता देते कि महाराजा आपसे निशाना चूक गया है और वो लास्ट टाइगर भी मरा नहीं, तो हो सकता है कि महाराजा थोड़ा और भी सावधान हो जाते और उस लास्ट टाइगर को मारने के बाद चैन लेते। और इसके बाद उस शॉपकीपर की भी हम बात करेंगे जिसने उस वुडन टाइगर को महाराजा को कलाकारी का एक नायाब उदाहरण बता दिया। क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो हो सकता है कि महाराजा वो टाइगर को ना खरीदते, उस टाइगर को ना खरीदते और महाराजा की जान तो ना जाती। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि महाराजा की हाँ में हाँ मिलाने से सब कुछ बर्बाद तो होता ही है। तो इसी के साथ स्टोरी एंड होती है। और चलिए मैं आपको बता देता हूँ स्टोरी का कैरेक्टर मैप, क्योंकि स्टोरी के कैरेक्टर मैप से आप पूरी स्टोरी को अच्छे से रिकनेक्ट कर पाएंगे। तो स्टोरी के सबसे पहले कैरेक्टर हैं खुद महाराजा सर जिलानी जंग बहादुर, जो कि हैं द टाइगर किंग। फिर इसके बाद आते हैं चीफ एस्ट्रोलॉजर, जिन्होंने वार्निंग दी थी महाराजा को। फिर थर्ड कैरेक्टर है दीवान साहब, जो कि थे कमांडर इन चीफ। फिर हैं दुराई, यानी कि दैट हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जिसने टाइगर हंटिंग की डिमांड की थी। फिर उसके बाद है दुराई सानी, यानी कि उस हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ। फिर सिक्स कैरेक्टर है किंग्स फादर इन लॉ। अब मैंने यहाँ किंग के फादर इन लॉ को एज अ कैरेक्टर इसलिए ऐड किया है क्योंकि इससे काफ़ी आसानी से स्टोरी को रिकनेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद हैं किंग्स हेल्पर हंटर्स, क्योंकि इनका भी एक अहम रोल है किंग को मारने में। फिर इसके बाद का कैरेक्टर है दैट शॉपकीपर, जिसने उस वुडन टाइगर की रियल कॉस्ट उन्हें नहीं बताई और महाराजा को धोखा दिया। और फाइनली लास्ट में हमारे पास कैरेक्टर है एनिगेसस, जी हाँ, द वुडन टाइगर, जिसने बेजान होते हुए भी महाराजा की जान ले ली। तो मेरे हिसाब से तो सेकंड लीड रोल में हमारा वुडन टाइगर ही है। तो अगर आप देखेंगे तो इस पूरे कैरेक्टर मैप से स्टोरी को काफ़ी आसानी से रिकनेक्ट किया जा सकता है। और इसी कैरेक्टर मैप की हेल्प से मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज क्विक रिवीजन, जिसमें टोटल 6 पॉइंट होंगे और उन 6 पॉइंट की हेल्प से ही मैं आपको ये पूरी स्टोरी का रिवीजन करवा दूंगा। फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं हम कि महाराजा का जन्म प्रतिबंधपुरम में हुआ था और उनके जन्म के समय चमत्कार हुआ था, क्योंकि वो 10 दिन के अंदर ही अंदर बोलने लग गए थे। और तभी एस्ट्रोलॉजर्स ने उन्हें ये वार्निंग दी थी, एक प्रेडिक्शन दी थी कि आपकी जान को खतरा बाघ से ही होगा, आपकी जान बाघ ही लेगा। फिर दूसरा पॉइंट है ही ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर, यानी कि वो जैसे जैसे बड़े होते गए और भी शक्तिशाली होते गए और भी बुद्धिमान होते गए, और उन्हें उस एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन का ध्यान आया और उस प्रेडिक्शन को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए उन्होंने फर्स्ट हंट में अपने फर्स्ट टाइगर को किल किया। और इसी के साथ उन्होंने अपनी टाइगर हंटिंग को कंटिन्यू करते हुए 70 बाघों को मार दिया। और इसी दौरान एक किस्सा में ये देखने को मिलता है कि एक ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबंधपुरम पहुंचता है और वो टाइगर हंटिंग की डिमांड करता है, लेकिन जैसा कि महाराज अपने एम में फोकस हो चुके थे, फिक्स हो चुके थे, उन्होंने उस ऑफिसर को मना कर दिया। और जब उसके सर पर राज खोने का, अपना किंगडम खोने का खतरा मंडराने लगा, तो उन्होंने उस ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ को कुछ गिफ्ट दिए जिसका काफ़ी बिल आया था, लेकिन आखिरकार उनका राज्य बच चुका था। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि जब 70 बाघों को मार दिया उन्होंने प्रतिबंधपुरम में, तो उनके राज्य में बाघों का अकाल पड़ गया, बाघों की संख्या कम हो गई या कहीं खत्म हो गई। और अपने 100 टाइगर की लिस्ट को पूरा करने के लिए वो शादी करते हैं एक ऐसे राज्य में जिसमें कि टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी खासी हो। और अपने फादर इन लॉ के राज्य में जब भी वो जाते, वो 5 या 6 टाइगर्स को मार के आते थे। और ऐसा करते करते उन्होंने 29 और टाइगर्स को मार दिया और उनकी लिस्ट में अब 99 टाइगर्स पूरे हो चुके थे और सिर्फ एक ही टाइगर बचा हुआ था। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कि जब महाराजा ने 99 टाइगर्स को मार दिया और जब उनकी लिस्ट में सिर्फ एक टाइगर बचा हुआ था, तब उन्हें काफ़ी चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो लास्ट टाइगर मिल नहीं रहा था। और इसलिए दीवान साहब ने उनकी हेल्प की कि उन्होंने अपना मद्रास पीपल पार्क से लाया हुआ टाइगर, उन्होंने उसकी कुर्बानी दे दी। और उस ओल्ड टाइगर को देखते ही महाराजा ने उस पर निशाना साधा और गोली चला दी। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जब उन्होंने उस ओल्ड टाइगर को जो दीवान साहब ने सप्लाई किया था, तो जब उन्होंने उस टाइगर को एम करके फायर किया, तो वो टाइगर मरा नहीं था, बल्कि उस बंदूक की गोली से बेहोश ही हुआ था। और ऐसा देख कर ही वहाँ के सोल्जर, वहाँ के हंटर्स ने उस टाइगर को अपनी बंदूक से मारा था, यानी कि वो लास्ट टाइगर को महाराजा ने नहीं, हंटर ने मारा था। और ऐसा करने के बाद उन्होंने उस टाइगर के डेड बॉडी की शोभा यात्रा निकाली। फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इन सब के बाद एक दिन महाराजा के बेटे का जन्मदिन था और इसके लिए सोचा कि वो राजकुमार को एक स्पेशल गिफ्ट देंगे। और इसीलिए उन्होंने प्रतिबंधपुरम की दुकानों पर खूब ढूंढा और एक वुडन टाइगर को ढूंढ निकाला उसे गिफ्ट करने के लिए।
लेकिन उस वुडन टाइगर के शॉपकीपर ने भी आखिर में महाराजा को धोखा दिया, उनसे चीट किया और उस सस्ते टाइगर को काफ़ी महंगा और अनोखा बताकर महाराजा को दे दिया। अब क्योंकि वो वुडन टाइगर बहुत ही सस्ता था तो उसकी सरफेस काफ़ी रफ थी और उसमें से एक फांस महाराजा के राइट हैंड में जा फंसी और इसके कारण महाराजा के पूरे हाथ में इन्फेक्शन हो गया, जो उनकी मौत का कारण बना। आई होप आपको ये चैप्टर पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो, और अगर आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को मार के काला कर दीजिए और साथ ही काले वाले लाइक बटन को मार के नीला कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपका कोई भी कमेंट या सजेशन या फीडबैक है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, वी विल डेफिनेटली लुक आफ्टर इट। थैंक यू।